अस्सलाम वालेकुम। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम ये ब्लॉक वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग देखा था और हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एग्जांपल की थी ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग की। और हमने ये देखा कि जो ब्लॉकिंग है इसमें सीक्वेंस चेंज करते हैं तो फर्क पड़ता है, और नॉन ब्लॉकिंग में आप सीक्वेंस चेंज भी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, पहले या बाद में ले जाए फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोगों ने ये कुछ एग्जांपल देखी थी जो कि मिक्सिंग ऑफ ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग थी। ठीक है, तो आप बजाय इसके कि अलहदा एक डी फ्लिप फ्लॉप बनाएं, सॉरी अलहदा एक ऑलवेज ब्लॉक लगाएं फॉर सिक्वेंशियल, और एक और ऑलवेज ब्लॉक लगे फॉर कॉम्बिनेशनल, तो उसके बजाय एक ही ऑलवेज ब्लॉक में ये दोनों काम भी कर सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी कि पहले अगर हम ब्लॉकिंग लगा दें और दूसरा नॉन ब्लॉकिंग लगाएं तो आपके पास ये ब्लॉकिंग जो है ये इसको ब्लॉक करके रखेगा अगली स्टेटमेंट को, जब तक हमारे पास ये पहली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक वो अगली वाली को ब्लॉक करके रखेगा। तो इसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो सर्किट बन रहा था वो कुछ इस तरह का बन रहा था कि ये ए और बी के लिए था और ये हमारे पास क्यू नॉट के लिए था। तो ए बी नॉट के लिए ये था, क्यू नॉट के लिए ये था। ए बी जो है कंप्यूट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक यानी कि ऑलवेज ब्लॉक का एंड आएगा तो ये भी अपडेट कर देगा उसी वैल्यू को, यानी कि ए बी नॉट में भी वही वैल्यू जाएगी और ए बी क्यू नॉट में भी वही वैल्यू जाएगी हमारे पास। तो दोनों तरफ हमारे पास जो है वो सेम वैल्यू जारी होगी। फिर हम लोगों ने ये वाली एग्जांपल देखी थी। इस एग्जांपल में दोनों हमने नॉन ब्लॉकिंग लगा दिए थे। तब ये ए और बी की पुरानी वैल्यू लेगा जो यानी कि अभी तो अपडेट नहीं हुई इसमें, और वो ए बी वन में अपडेट करेगा, और ए बी वन की पुरानी वैल्यू जो इस ऑलवेज ब्लॉक से पहले कहीं कंप्यूट होगी होगी वो क्यू वन को सेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास वो फर्क आ जाता है जब हम लोग वही सीक्वेंस रखी हुई है लेकिन दोनों अब क्या कर रही है, नॉन ब्लॉकिंग करती है। तो आप सर्किट में भी देखें तो ये ए बी की पुरानी वैल्यू यहाँ से आई, नॉट नई नई होती तो यहाँ से ए बी में भी वही जा रही होती है और क्यू में भी वही वैल्यू जा रही होती है। लेकिन अभी क्या है कि ए बी वन की पुरानी वैल्यू जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने दोनों ब्लॉकिंग से करें तो ए और बी कंप्यूट होके बी नॉट में जाए, ए बी टू में जाएगा, और ए बी टू अपडेटेड जो है वो क्यू टू में जाएगा। तो ये और एक ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग लगाएं तो ये दोनों सेम रिजल्ट दे रही होती है। लेकिन हमने ये कहा था कि सिक्वेंशियल एलिमेंट्स जो है वो हमेशा हम लोग नॉन ब्लॉकिंग से बनाएंगे। इसलिए हमें ये क्योंकि फ्लिप फ्लॉप चाहिए था तो इसमें हमें नॉन ब्लॉकिंग चाहिए ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब क्या कर दिया इसने, ये चीज़ पहले कर दी और ब्लॉकिंग जो है वो बाद में कर दी। तो अब ये बी थ्री की पुरानी वैल्यू लेके क्यू थ्री में देगा और ए बी कैलकुलेट करके बी थ्री को अपडेट कर देगा। तो ए बी, ये बी थ्री है और ये क्यू थ्री है बेसिकली। तो ये ए बी थ्री की वैल्यू यहाँ से आएगी और क्यू वन में जाएगी, और क्यू वन क्यू थ्री है यहाँ पे, इधर क्यू थ्री है तो यहाँ पे भी क्यू थ्री होना चाहिए। ये और ए बी वन मतलब बेसिकली सेम सर्किट है, इस वजह से इसने इसी को यहाँ पे बना दिया। और ये वाली जो वैल्यू है ये ए बी वन में चली जाएगी। ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी यहाँ पे आई होगी वो ए बी वन में अपडेट हो जाएगी। और लास्ट में हमारे पास जो है वो सर्किट था जिसमें दोनों हमने नॉन ब्लॉकिंग लगा दी थी। तो इसमें भी वही सर्किट बनेगा लैच वाला। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं लैच क्योंकि पुरानी वैल्यू जो है वो अपडेट कर रहा होता है। तो ये भी लास्ट टाइम मैंने करवा दिया था, दोनों हमारे पास ब्लॉकिंग आ जाए तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस चेंज हो गया ब्लॉकिंग में। उसके बाद अल्टरनेटिव
कोडिंग स्टाइल अगर हम देखें सिक्वेंशियल सर्किट में, तो हमने एक बाइनरी काउंटर किया था। अब उसी को हम डिफरेंट तरीके से करेंगे कि वही बाइनरी काउंटर एक ही ऑलवेज ब्लॉक में जो है वो काम करेगा। पहले वाला बाइनरी काउंटर क्या था कि जो वैल्यू स्टोर रख रहे थे वो हम एक ऑलवेज ब्लॉक में रख रहे थे, और जो नेक्स्ट वैल्यू जो प्रिपेयर हो रही थी वो दूसरे ऑलवेज ब्लॉक में हो रही थी। अब इसके लिए हमें ये कर रहे हैं कि हम लोग एक ही ऑलवेज ब्लॉक में दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू प्रिपेयर भी कर रहे हैं अगली वैल्यू, और उसको वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बाइनरी काउंटर मर्ज। मर्ज मीन्स दोनों एक ही ऑलवेज ब्लॉक में मर्ज कर दिए, सो इसका नाम मर्ज रखा हुआ है। पैरामीटराइज कर दिया। उसके बाद क्लॉक और वायर को हमने देखा, क्लॉक और रीसेट रखा, और मैक्स टिक जो इसकी आउटपुट शो करेगा। और आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगी एन की वैल्यू क्या है, ठीक है, इतने बिट की आउटपुट होगी। उसके बाद आर नेक्स्ट और आर रेज रखा है इसने, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू प्रिपेयर करने के लिए और करंट वैल्यू के लिए। और इसने क्या किया कि पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक और पॉजिटिव एज ऑफ द रीसेट, अगर रीसेट आएगा तो आर रेज की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, हमने ज़ीरो वैल्यू असाइन करनी है आर रेज को इनिशियली, क्योंकि काउंटर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। एल्स अगर ये रीसेट नहीं होता तो यहाँ पे अब पूरी लॉजिक बनाई है इसमें। क्या कहा है जी, आर एच की जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 करके आर नेक्स्ट में डाल दो, और ये देखें ब्लॉकिंग स्टेटमेंट लगी है, यानी कि ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी पूरी। और फिर ये हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग लगी हुई है। ठीक है, तो आर रेज की वैल्यू फिर सॉरी आर नेक्स्ट की वैल्यू आर रेज को असाइन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ कंप्यूट होके आर नेक्स्ट में चली जाएगी, और आर नेक्स्ट फिर जो है वो अपडेट कर देगा आर रेज को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी, ये ब्लॉकिंग है, इसका मतलब है ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी अगली स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन मस्ट है। ठीक है, फिर हम आर एच की वो वाली वैल्यू सॉरी आर नेक्स्ट की वो वाली वैल्यू लेंगे जो कि आर एच में जाएगी। और आउटपुट लॉजिक इसने बाहर ही रखी हुई है, तो Q इज इक्वल टू आर एच, यानी कि जो आपकी आउटपुट है, ये जो ये आर एच की जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट होगी। और मैक्स टेक इक्वल टू वही कैलकुलेशन की है कि आर रेज की वैल्यू 2 की पावर n-1 तक जब पहुंच जाएगी तो हमने मैक्स टिक को 1 कर देना है, अदरवाइज मैक्स टिक जो है वो 0 रहेगा। अब इसको भी फर्दर उसने रिड्यूस किया हुआ इस कोड। तो अब क्या किया हुआ, ऑलवेज पॉज एज ऑफ क्लॉक, पॉज एज ऑफ रीसेट, रीसेट होगा तो एक क्यू इसने लिया, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एल्स क्यू की वैल्यू Q+1 कर रहा है इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसने ब्लॉकिंग स्टेटमेंट लगाई है। तो इसको भी फर्दर ये वाला जो स्टेप है इसको भी फर्दर रिड्यूस करके इसने एक ही लाइन में वो सारा काम कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे हमने प्लस वैल्यू उसी में करनी हो तो ये वाली चीज़ चल जाएगी, ये जो भी आर एच की वैल्यू सेट करनी है वो एक ही लाइन में कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैक्स टेक इक्वल टू ये वही, ठीक है, मैक्सिमम टेक जो है वो वही कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका बताया, उसके बाद फर्दर रिड्यूस करके उसने ये बता दिया। उसके बाद यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर आया। यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर जो है वो पहले हमने क्या किया था कि नेक्स्ट स्टेट लॉजिक अलहदा बनाई थी ऑलवेज ब्लॉक में, और एक जो क्यू रेज वाली है वो अलहदा हमने ऑलवेज ब्लॉक में बनाई थी। अब एक ही ऑलवेज ब्लॉक में सारा काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्लॉक इनपुट देख लेते हैं। इनपुट इसकी क्लॉक है, रीसेट है, सिंक्रोनस क्लियर है, लोड है, इनेबल है और अप है। ठीक है, ये वही अप डाउन काउंटर है जो कि आपकी वैल्यू 0 पे डाउन काउंट करता है, आपकी वैल्यू 1 पे अप काउंट करता है। इनेबल जो है वो जब तक नहीं होगा तो काउंटिंग वहीं पे रुकी रहेगी। इनेबल 1 होगा तो काउंटिंग आगे चलेगी, इनेबल 0 है तो काउंटिंग वहीं पे लगेगी। और लोड क्यों यूज़ किया था, बाय से कोई वैल्यू लोड करनी है अगर हमने, तो उसके लिए हमने लोड यूज़ किया था। लोड की वैल्यू 1 होगी तो बाहर से जो भी डी पे ये जो इनपुट है इस पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो लोड हो जाएगी आपकी काउंटर में। ठीक है, और काउंटर वहाँ से फिर स्टार्ट होगा। सिंक्रोनस क्लियर मैंने बताया था कि पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे क्लियर करना है तो सिंक्रोनस क्लियर लगाएंगे। रीसेट और क्लियर में ये फ़र्क था कि
रीसेट पूरे सर्किट को क्लियर रीसेट कर देता है और क्लियर खाली इसकी वैल्यू को क्लियर करेगा जो भी वैल्यू होगी। मैक्स टिक और मिन टिक था और क्यू आउटपुट है हमारे पास। उसके बाद हमने पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, पॉजिटिव एज ऑफ द रीसेट। रीसेट अगर 1 होगा तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह सिंक्रोनस क्लियर अगर 1 होगा तो क्यू की वैल्यू तब भी 0 होगी। दोनों केस में क्यू की वैल्यू 0 हो रही है। और एल्स अगर लोड है तो डी की वैल्यू क्यू पे चली जाएगी। दो इनेबल 1 और ऑफ 1 है, दोनों 1 है तो क्यू प्लस 1 होके क्यू में ही जाएगा। और अगर इनेबल 1 है और आपकी वैल्यू 0 है तो क्यू माइनस 1 होके क्यू में जाएगा। ठीक है, ये डाउन काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मिसिंग है, वो ये है कि एल्स वाला खाली, ये एल्स जो है वो क्यू जो है वही रहेगा। अगर मैं दिखाऊँ तो ठीक है, यहाँ से कुछ कट हुआ है। तो इधर एक और वैल्यू आएगी, वो एल्स जो क्यू इक्वल टू क्यू ही होगा हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे क्यू की वैल्यू वही रहेगी जो क्यू की वैल्यू है हमारे पास। एक वैल्यू मिसिंग है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपने जिसको ब्लॉकिंग में एक दफ़ा यूज़ कर रहे हैं उसको पूरे में ब्लॉकिंग में ही यूज़ करना है, उसको नॉन ब्लॉकिंग में नहीं यूज़ करना। लेट्स सपोज मैं क्यू को यहाँ पे मैंने नॉन ब्लॉकिंग में 0 असाइन किया हुआ है, मैं नीचे कहीं क्यू को ब्लॉकिंग में डी असाइन यानी कि ब्लॉकिंग असाइनमेंट उसको नहीं दूंगा। ठीक है, मिक्सचर एक ही एलिमेंट पे या एक ही डाटा टाइप पे या एक ही वेरिएबल पे आप ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, जिस पे ब्लॉकिंग लगाई है पूरे सर्किट में उसको ब्लॉकिंग ही लगेगी, और जिस पे नॉन ब्लॉकिंग लगाई है उसको पूरे सर्किट में नॉन ब्लॉकिंग ही लगेगी। ठीक है, अगर आप मिक्सचर ऑफ ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग इस तरह दे रहे होते हैं जिस तरह अभी मैंने बताया है, तो आपके पास वार्निंग जनरेट्स होती हैं। ठीक है, आईएससी में जब आप कर रहे होते हैं उसको, तो वार्निंग जनरेट्स होती हैं, आपने वो उसको ख़त्म करना होता है, अदरवाइज आपकी वैल्यूज जो है वो गड़बड़ हो सकती हैं। ठीक है, एक जगह वो रजिस्टर यूज हो रहा है, एक जगह वो आम एलिमेंट यूज हो रहा है, तो वो जो है आपकी आउटपुट को गलत कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सटिक और मिनटिक का वही लॉजिक है जो हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद एफ एस एम मर्ज आ गया। एफ एस एम मर्ज जो है ये कोई भी एफ एस एम उसने एक बनाया है उसको एक ही में वो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू भी बता रहा है, और जो वैल्यू असाइन करनी थी रजिस्टर को, ठीक है, स्टेट रेज को, वो भी एक ही ऑलवेज ब्लॉक में हो रहा है। ठीक है, तो एक ही ऑलवेज ब्लॉक में सारा काम कर रहे हैं। तो एफ एस एम देख लेते हैं। एफ एस एम ई जी मर्ज, एग्जाम्पल मर्ज जो है वो क्या है जी, क्लॉक का रीसेट है, इनपुट ए और बी इनपुट है। ठीक है, वो जो सबसे पहले एफ एस एम हम लोगों ने किया था ये उसी को बता रहा है, और वाई जीरो और वाई वन दो आउटपुट है। स्टेट कितनी है, एस जीरो एस वन एस टू, तो इसके लिए 2 बिट जो है वो जरूरत पड़ी है। ठीक है, 4 स्टेट्स कम से कम होंगी तो 2 बिट्स में आ जाएंगी। उसके बाद स्टेट रेज एक ही रखा है, स्टेट नेक्स्ट खत्म कर दिया इसने। ठीक है, क्योंकि हमने स्टेट रेज को ही अपडेट करना है जो भी स्टेट होगी। ऑलवेज एट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, पॉजिटिव एज ऑफ द रीसेट। अगर रीसेट होगा तो एस जीरो की वैल्यू स्टेट रेज को असाइन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट जो हम रखते हैं वो एस जीरो की वैल्यू इधर असाइन हो जाएगी स्टेट रेज को। एल्स केस लग गया हमारे पास। ठीक है, केस में वो एस जीरो एस वन और एस टू पे जा जाके उनकी वैल्यू असाइन करेगा। तो स्टेट रेंज की वैल्यू एस जीरो अगर हुई तो ए वन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था, याद है। तो ए की वैल्यू 1 होती है तो फिर बी की वैल्यू चेक करता था, और ए की वैल्यू अगर 0 होती है तो डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर देता था। ठीक है, ये एस जीरो जो है वो असाइन कर देगा। अगर मैं बताऊं कि एल्स इफ एल्स कहाँ से है, तो ये इफ जो है ये इसका एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है। ठीक है, तो ए और एल्स ए नॉट
होगा तो एल्स पे आ जाएगा, ए वन होगा तो बी की वैल्यू को चेक करेगा, बी की वैल्यू अगर वन हुई तो बी की वैल्यू वन हुई तो एस टू पे चला जाएगा, और बी की वैल्यू अगर जीरो हुई तो एस वन पे चला जाएगा। ये सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टेट डायग्राम की थी, ये वो उसी को इसने दोबारा बनाया। एस वन पे अगर होगा तो ए की वैल्यू चेक करेगा, ए की वैल्यू वन हुई तो एस जीरो पे वापस चला जाएगा, एल्स क्या होगा, एस वन पे चला जाएगा। ठीक है, और एस टू पे हमने कहा था डायरेक्टली जो है एस जीरो पे चला जाएगा। तो एस टू पे अगर होगा तो डायरेक्टली एस जीरो पे चला जाएगा। अब यहाँ पे भी नोट करें कि स्टेट रेज के साथ सारी ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज हो रही हैं। ठीक है, जहाँ भी असाइनमेंट यूज होगी वो एक ही तरह की असाइनमेंट यूज होगी यहाँ पे। ये ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज की है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, मूर और मेले आउटपुट दो थी उसमें, और वो इसने लिखी है, इसको मैं नहीं बता रहा, ये आपने पीछे भी कर चुके हैं। उसके बाद आता है यूज ऑफ साइंड डाटा टाइप्स। ठीक है, अनसाइंड और साइंड में फर्क क्या होता है? जो अनसाइंड होता है वो जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो साइंड होता है वो जीरो एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रिप्रेजेंटेड इन टूज कम्प्लीमेंट, हमेशा जो नेगेटिव नंबर होगा वो टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में होगा हमारे पास। अब डिफरेंट थ्रेशोल्ड ऑफ फॉर ओवरफ्लो होता है। ठीक है, कैसे? साइन नंबर का कोई और, यानी कि उतने ही बिट का साइन नंबर होगा तो उसका थ्रेशोल्ड कोई और होगा ओवरफ्लो के लिए, और जो अनसाइंड नंबर होगा उसका थ्रेशोल्ड कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल नहीं दी। ठीक है, एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक दे देता हूँ कि अगर मेरे पास तीन बिट का नंबर है, ठीक है, वन टू एंड थ्री, थ्री बिट का नंबर है मेरे पास। और फिलहाल हम समझ रहे हैं कि खाली इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है उसमें। तो इसकी रेंज क्या होगी? वन, टू एंड फोर। ठीक है, टू की पावर थ्री कितना होता है जी? एट, एट माइनस वन सेवन। तो इसकी जो रेंज है, ये मैक्सिमम नंबर जो है ये सेवन रख सकता है अपने। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। और ये हम बात कर रहे हैं जी अनसाइंड की, अनसाइंड। ठीक है जी, उसके बाद अगर यही नंबर मैं कहूँ जी इतने ही बिट है और साइन में रिप्रेजेंट करना है, तो साइन में रिप्रेजेंट होगा तीन बिट में। ठीक है, वन, टू और माइनस फोर। यानी कि अब इसकी लिमिट क्या आ गई? मैक्सिमम ही कितना हो सकता है? थ्री। ठीक है, और मिनिमम कितना हो सकता है? माइनस फोर। अब लिमिट देखें, इसकी सेवन है, इसकी है थ्री। ठीक है, और नेगेटिव साइड पे भी चला गया। तो ये यहाँ पे बता रहा है बोथ डिफरेंट थ्रेशहोल्ड्स फॉर ओवरफ्लो। इसका ओवरफ्लो है तीन, तीन से बढ़ गई वैल्यू तो ओवरफ्लो कर जाएगी। इसका ओवरफ्लो क्या है? सेवन से बढ़ गई तब ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, दोनों का ओवरफ्लो जो है वो टोटली डिफरेंट है हमारे पास। ये इसी पॉइंट को बता रहा है। सेम सर्किट फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन वेदर साइंड और आंसर। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम सर्किट यूज होता है, कोई फर्क नहीं होता मतलब। ठीक है, सिर्फ जो फर्क होता है वो उसमें ही होता है कि रिप्रेजेंटेशन, ये नंबर कितना आता है आपका। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल के तौर पे इसने एक साइंड नंबर और अनसाइंड नंबर लिया हुआ है। ठीक है, इनके एक्सटेंशन में भी फर्क होता है कि साइंड नंबर को बढ़ाना है तो किसी और तरह बढ़ाएंगे, अनसाइंड नंबर को बढ़ाना है तो किसी और तरह बढ़ाएंगे हम। जैसे कि वो कहते हैं फॉर एग्जांपल, लेट ए एंड सम बी द 8 बिट सिग्नल एंड बी बी 4 बिट सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे सम और ए जो है ये 8 बिट के हैं, लेकिन बी जो है वो हमारे पास 4 बिट का है। तो इस बी 4 बिट को बढ़ा के हमने ए के जितना करना है, क्योंकि एडिशन हमने कहा था तभी परफॉर्म होती है जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल साइज के होते हैं।
अच्छा, रिक्वायर बी टू बी एक्सटेंड टू 8 बिट। ठीक है, तो अब ये बी को कहता है जी 8 बिट में एक्सटेंड करना है हमने। तो द एक्सटेंडेड बी बिकम दिस। ठीक है, इफ इट इज इन अनसाइंड फॉर्मेट। ठीक है, तो अनसाइंड में हमेशा हम जीरो लगा के उसको एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन जब साइंड नंबर होगा तो उसमें हमने ये रूल देखा था कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो रिपीट होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अनसाइंड के लिए जीरो लग गए, जितने बिट्स बढ़ाने हैं। ठीक है, 4 से 8 बिट करना है तो यहाँ पे 4 जीरो लगा दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 से 8 ही करना था, तो हमने यहाँ पे जो B3 है उसको यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, यहाँ पे। तो आपकी जो फोर्थ बिट है B3 वो आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो है या वन है उसका हमारे अभी कंफर्म नहीं, हमें नहीं पता, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए हम कोई वैल्यू एक नहीं लगा सकते, हम वही बिट रिपीट करवाएंगे। और रिपीट करवाने का मैंने तरीका बता दिया था कि किस तरह रिपीट होता है। जो नंबर होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का वो आप लिख देते हो ब्रैकेट में और कॉन्केटिनेट कर देते हो उसको। ठीक है, दिस इन्फर्ड हार्डवेयर फॉर दिस स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द विड्थ एक्सटेंशन सर्किटरी एंड एन एडर। ठीक है, तो हमने इसको इस हार्डवेयर के लिए एक चीज तो हमें विड्थ एक्सटेंशन सर्किटरी चाहिए जो कि इस विड्थ को एक्सटेंड कर रही हो, और दूसरा हमें क्या चाहिए, एडर चाहिए, ये जो ऐड कर रहा हो। ठीक है, तो दोनों की जो है वो हार्डवेयर सेम तरह से यूज होंगे। सिर्फ जो है वो इसमें एक्सटेंशन होगी जीरो, साइन एक्सटेंशन होगी, इसमें जीरो एक्सटेंशन होगी। ठीक है, ऑल लैंग्वेज मैनेज दिस। ठीक है, तो क्या करते हैं जी, नॉर्मली रेज एंड वायर आर अनसाइंड। नॉर्मली ये दोनों क्या होते हैं, हमारे पास अनसाइंड होते हैं। इनको अगर साइंड बनाना है तो हमें साइंड साथ लिखना पड़ता है। जिस तरह इंटीजर बाय डिफॉल्ट जो है वो अनसाइंड होता है, अगर आपने उसको साइंड बनाना हो तो आप उसके साथ साइंड लिखते हैं। ठीक है, रेज एंड वायर एक्सटेंडेड टू साइन विदाउट साइंड डाटा टाइप। तो साइन के बगैर अगर हम करेंगे तो ये ए और बी डायरेक्ट लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सम वन सम टू सम थ्री एंड सम फोर नीचे एग्जाम्पल उसकी की हुई है। ठीक है, तो ए और बी जो है वो 7 बिट के हैं, 8 बिट के हैं, और जो सी है वो आपके पास 4 बिट का है, और सम जो है वो सारे 8 बिट के हैं हमारे पास। तो ए और बी हम लोगों ने अगर ऐड करवाना है तो डायरेक्टली अब ऐड हो जाएगा, कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जितने हैं। जब ए और सी ऐड करवाएंगे तो ए 8 बिट का है, सी जो है वो हमारे पास 4 बिट का है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली साइन एक्सटेंशन हो जाता है, ये आगे रूल में बताता हूँ कि ऑटोमेटिक कब होगा और कब जो है वो हमें खुद से उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिक के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती लिखने के लिए, लेकिन जब मैनुअली कर रहे होंगे तो इस तरह एक्सटेंड करेंगे। इस तरह करें, या इधर 4 ये टिक बी और 4 जीरो लगा दें। ठीक है, या ये 4 वाला भी करें। एक बात याद रखें, आई डोंट नो ये क्यों, जो लेटेस्ट आपके पास सॉफ्टवेयर है वो इस जो रेप्लिकेशन ऑपरेटर है इसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो इसको जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, तो आपको फिर मैनुअली सारा लिखना पड़ता है। आई डोंट नो ये क्यों उन्होंने चीज़ की है। ठीक है, तो सी को एक्सटेंड यहाँ पे दूसरे तरीके से जो किया जा सकता था वो किया जा सकता था कि हम ये ब्रैकेट लगाते और लिखते जी 4 बी 0 0 0 0 और कॉमा और यहाँ पे सी। ठीक है, तो एक्सटेंड हमेशा जो करना है वो आपने इंटीजर को, यानी कि सिर्फ अगर इंटीजर बिट्स है तो आपने राइट लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सटेंड करनी है, नॉट दूसरी साइड पे, राइट हैंड। ठीक है, तो इसी तरह जो साइन एक्सटेंशन की है वो इस तरह की भी है। ठीक है, C3 लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो 4 टाइम ये C3 रिपीट हो जाएगा इससे। और अगर मैनुअली करना है तो आपको C3
और फिर कॉमा, फिर C3, फिर कॉमा, फिर C3, कॉमा C3, और फिर C लिख देंगे अभी। ठीक है, ये दूसरी bracket। ठीक है, तो इस तरह जो है वो मैनुअली एक्सटेंडेड, अगर साइन एक्सटेंशन करनी है तो वो जितनी टाइम होगा उतना टाइम को लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है कि ये वाला ऑपरेटर नहीं चलाता जो लेटेस्ट आपके पास। जेडिंग्स मुझे याद नहीं है, लेकिन जो विवाडो है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, उसमें मैंने ट्राई किया था तो ये एरर नहीं दे रहा था, बेसिकली एक्सटेंड नहीं कर रहा था उसको। वो एक ही टाइम एक्सटेंड करता था, मल्टीपल टाइम, 4 टाइम नहीं करता था उसको। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद विद साइंड डाटा टाइप, ये पहले हमने क्या किया कि अनसाइंड डाटा टाइप को लेके चले। ठीक है, तो हर जगह अनसाइंड डाटा टाइप। इस तरह अगर साइंड डाटा टाइप है तो उसमें हमें मैनुअली बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है, सारे नंबर साइंड है तो A+B लिखा और A+C लिखा तो ऑटोमेटिकली वो साइन एक्सटेंशन कर देगा। और ठीक है, ऑटोमेटिक साइन एक्सटेंशन होगी। अब यहाँ पे वो बताएगा कि रूल क्या ऑटोमेटिक साइन एक्सटेंशन का। नॉर्मली रेज एंड वायर आर अनसाइंड, ये वो चीज़ होता है। अच्छा, ये वो रूल है कि जिसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है जब भी आप ये एक्सटेंशन के चीज़ कर रहे हो, एक्सटेंशन वाली चीज़ कर रहे हो। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वेरिलॉग स्टैंडर्ड द साइन एक्सटेंशन इज परफॉर्म्ड ओनली if all variables in the right hand side expression are with the sign data type। ठीक है, तो जी इस साइड पे अगर तमाम डाटा हमारे पास साइंड होगा तभी साइन एक्सटेंशन होगी, अदरवाइज हमारे पास जीरो एक्सटेंशन परफॉर्म होगी। ठीक है, यानी कि अनसाइंड वही जीरो एक्सटेंशन जो है वो परफॉर्म होगी। एग्जाम्पल ले ली उसने, जैसे कि ए और सम और बी, ये ये और ये साइंड डाटा टाइप है। ठीक है, ये साइंड है। और सी जो है वो अनसाइंड है। तो एक भी अगर अनसाइंड आ गया तो बाकी तमाम भी जीरो एक्सटेंडेड होंगे। ठीक है, एक दफा फिर बता देता हूँ मैं, रूल जो है वो ये है कि तमाम वेरिएबल राइट हैंड साइड पे जो है वो साइंड होने चाहिए। ठीक है, उनका डाटा टाइप, इसका भी डाटा साइंड होना चाहिए, इसका भी साइंड होना चाहिए, इसका भी साइंड होना चाहिए। तब जो है वो ऑटोमेटिकली जीरो साइन एक्सटेंशन वो कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, इन तमाम की जो है वो जीरो एक्सटेंशन करेगा, बेशक वो नंबर साइंड भी हो। ठीक है, अगर साइंड नंबर भी है तब भी जीरो एक्सटेंशन ही करेगा। ठीक है, ये रूल है इसका। बी एन सी आर जीरो एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे जो बी है, क्योंकि वो भी 4 बिट का है और सी है वो भी 4 बिट का है, तो दोनों को एक्सटेंड क्या करेगा, जीरो एक्सटेंडेड करेगा। ये नहीं कि बी जो है वो साइंड है तो इसको साइन एक्सटेंशन कर देगा, सी को खाली हमें करना पड़ेगा, नहीं। एक भी अगर अनसाइंड नंबर आ गया तो तमाम जितनी भी एक्सटेंशन होंगी वो जीरो एक्सटेंशन होंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका, एक तरीका तो ये है कि हम खुद ही से साइन एक्सटेंशन उसकी करते हैं, जैसे कि हम लोग ने पीछे किया। ठीक है, तो बी की में भी साइन एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, सी की में हमें साइन एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि सी को हम पहले साइंड नंबर बना दें, फिर एडिशन परफॉर्म कर दें, वो ऑटोमेटिकली साइन एक्सटेंशन कर ले। ठीक है, तो सी को साइन नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन है वेरीलॉग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ये साइंड। अगर हमने किसी भी नंबर को साइंड में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल देंगे वो साइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अनसाइंड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो भी नंबर देंगे वो अनसाइंड में हो जाएगा। ठीक है, डॉलर का साइन लाजमी लगाना है आपको। ये बिल्ड इन फंक्शन है। ठीक है, consist of two function this which convert enclosed expression to signed and unsigned data types respectively. For example, if you want to convert a data type of C in the corresponding statement, तो C को जो है वो signed में इसने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, C लिखा, signed लिखा। अब ये वाली जो वेरिएबल है ये साइंड होगा, ये भी साइंड है, ये भी साइंड है, तो अब ऑटोमेटिकली साइंड एक्सटेंशन जो है परफॉर्म होगी।
Now all three variables in the right hand side expressions are with signed data types and thus B and C are sign extended. ठीक है, तो ये साइन एक्सटेंडेड होगी। तो उसके बाद आता है जी हमारे पास फंक्शंस। ठीक है, इनको मैं जो है वो आपको मिड के बाद ही कराऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है हम लोग मिड के बाद करेंगे। ठीक है, मिड का पेपर अभी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि पेपर जो है वो आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा और 10 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 10 नंबर का पेपर है और 10 नंबर का आपका वाइवा होगा आफ्टर पेपर। ठीक है, आफ्टर पेपर वीक, जो आपके पेपर वीक है उससे अगले हफ्ते जो है आपके रेगुलर क्लास में वाइवास होंगे। ठीक है, तो 10 नंबर का वाइवा है और वाइवा कहीं से भी होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर में से हो, वो कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पेपर पे बनेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। वैसे पेपर का पैटर्न जो है वो जो कोर्स आउटलाइन मैंने आपको पहले दिन दी थी, उस कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है कि किस CLO का कितने नंबर है। ठीक है, तो CLO 1 के आपके वैसे 8 नंबर हैं, CLO 2 के 8 हैं और CLO 4 जो है उसके जो है आपके 4 नंबर हैं। तो अब उनके हाफ हो जाएगा बेसिकली। CLO 1 में से 2 नंबर 4 नंबर का आएगा, CLO 2 में 4 नंबर का आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को CLO 1 जो है, CLO 2 जो है और CLO 4 है। CLO 3 में से कुछ नहीं आएगा अभी। 4 है सर, 4। ठीक है, इसमें से बाय डिफॉल्ट जो है वो 8 नंबर का, 8 नंबर का और 4, तो टोटल मिला के 20 बनते हैं। क्योंकि आप पेपर आपका हाफ हो गया तो इसमें से 4 नंबर का आएगा, इसमें से 4 नंबर का आएगा और इसमें से 2 नंबर का आएगा आपके पास। बाकी आपके वाई वाइज के नंबर होंगे। ठीक है, और CLO 1 क्या है? CLO 1 है जी वेरीलॉग कोड लिखना है आपने। ठीक है, कोड लिखना है। और CLO 2 क्या है जी? कोड गिवन होगा, आपने उसकी आउटपुट वगैरह लिखनी है। और CLO 4 जो है ये आपका डिज़ाइन और वो जो क्या कहते हैं हमने ये जो एक्सटेंशन वगैरह की थी, जो टूल्स कम्प्लीमेंट वाला चैप्टर है वो इंक्लूडेड है। और जो थ्योरी इंक्लूडेड है, वो जो सारी शुरू में थ्योरी आपको बताई गई है वो सारी इंक्लूडेड है CLO 4 में। ठीक है, तो इस लिहाज से आप लोगों ने जो है वो तैयारी करनी है। ठीक है, स्लाइड सेट कहाँ तक आएगा ये मैं आपको जो है वो कंफर्म जो है वो कल बता दूंगा, आज ही बता दूंगा। मैं वैसे तो मिड का कोर्स जो है वो अगर मैं दिखाऊं तो, ठीक है, ये हमारी स्लाइड सेट थी, तमाम स्लाइड सेट। ठीक है, तो मिड का कोर्स जो है वो चैप्टर 5 तक जो है आपका वैसे इंक्लूडेड है। ठीक है, चैप्टर 5 के इंक्लूडेड है। 6 और 7 जो मैंने करवाए हैं, यानी कि FSMD और FS और ये जो स्लाइड सेट मैं करवा रहा हूँ ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, FSM तक वैसे इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी मैं बाकी जो टीचर्स ने जहाँ तक रखा होगा मैं वहीं तक आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो वही चैप्टर आपका जो है वो इंक्लूड होगा मिड टर्म में। ठीक है, फिलहाल ये चैप्टर 5 तक इंक्लूड है। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले अभी। नो सर। ठीक है, हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं।
सर चैप्टर 5 तक आपने बताया ना कोर्स? चैप्टर 5 तक, स्लाइड सेट नंबर 7 और चैप्टर 5 जो मैंने अपलोड की है। एक दफ़ा मैं टीम्स पे भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये सर वहाँ पे कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, फाइल्स में गए, यहाँ पे मैंने अपलोड किया है, बाकी लेक्चर्स नहीं किया है। चलो मैं ये कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ बल्कि ये अटेंडेंस के बाद में कर लूँगा। ठीक है, ये 4 स्लाइड सेट तक है ना, तो ये 7 स्लाइड सेट तक तमाम जो है वो इंक्लूडेड है। चैप्टर 1, 3 है, फिर 4 है और 5 है, और एक और स्लाइड सेट भी बीच में आती है चैप्टर 6 के नाम से, वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं तो ठीक है, ये 6 चैप्टर वाली भी इंक्लूडेड है बीच में। ठीक है, ये 6 चैप्टर किसी और बुक का है, इस वजह से इंक्लूड है। ठीक है, तो ये वाला भी इंक्लूड है, ये वो है पाइपलाइनिंग वाला। चलिए अटेंडेंस, मोहम्मद ताहा, अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। ठीक है, असद, असद है नहीं है, फरजीन, प्रेजेंट सर। हमाद, प्रेजेंट सर। हसनैन, हसनैन है, मनाल, प्रेजेंट सर। अवैस, सर 035 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ठीक है, अवैस है, अच्छा, प्रेजेंट सर। नबील, ठीक है, प्रेजेंट नबील, सर। यस सर। मोहम्मद वलीद, वलीद नहीं है, सैयद हमजा, प्रेजेंट सर। उसामा, जीशान, ईशान, बिलाल, प्रेजेंट सर। वकार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा खान, नवीद, तो उसकी लाइट चली गई, उसका मैसेज आया था सर। मुझे नहीं पता किधर आया था। व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर को कह दे कि लाइट चली गई है। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। अनस, यस सर। मोहम्मद अरसलान, सर ये भी क्लास ले रहा था, इसके बीच में लाइट चली गई थी, इसने मुझे मैसेज किया अरसलान ने। मोहम्मद आदिल, मोमिन आदिल, मोमिन आदिल, हाफिज हमजा, हाफिज हमजा नहीं है, अच्छा, अहमद अली, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह हमारी प्रेजेंट सर। पेपर के बाद कौन आया। ठीक है जी, पेपर्स के बाद फिर हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर।